हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से ये मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से आप वेब लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो और कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बनवारी लाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली हम उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्विज़ हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। What is the theme for World Wildlife Day 2023 मार्च 3? 3 मार्च 2023 को मनाया जाने वाला विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आपको जानना चाहिए, हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनका हमारी लाइफ में और जो प्लेनेट है इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसी सबको सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। अच्छा, यही डेट क्यों चुनी गई 3 मार्च ही? क्योंकि 3 मार्च 1973 को एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, CITES साइट्स को बोलते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है ये साइन किया गया था 3 मार्च 1973 को। आपको बता दें, इस कन्वेंशन के तहत जो भी इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड से प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो सके या फिर बहुत कम मात्रा में हो सके या इलीगल ट्रेड ना हो सके। आपको बता दें, ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है इसको मनाने का जो प्रपोजल है ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको जानना चाहिए 2023 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम रहेगा पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। What is the theme for the 8th edition of रायसीना डायलॉग 2023? रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। चलिए जानते हैं। देखिए, न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 8th एडिशन को इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इस मौके पर जो चीफ गेस्ट रही ये प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मिस जॉर्जिया मेलोनी ये रही हैं। आपको जानना चाहिए 2023 का जो एडिशन है रायसीना डायलॉग, इसका थीम रहा प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जो कि जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी से संबंधित है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर आयोजित करता है। आपको ये भी जानना चाहिए, इस बार जो 8th एडिशन हुआ है ये 5 थीमेटिक पिलर्स पर बेस्ड रहा। न्यू रिसर्जेंस, ज्योग्राफीज, डोमेन्स, एम्बिशंस, अमोरल, मोजाइक, कंटेस्ट, कोऑपरेट और कैंसल, कैओटिक कोड्स, सोवर्निटी, सिक्योरिटी सोसाइटी, pernicious passports, climate, commons citizens, grey rhinos, democracies, dependencies and debt traps।
विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कंक्लूडेड ऑन 2 मार्च 2023? 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 4th। आपको जानना चाहिए लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने हाल ही में एक वैलिडिक्टरी फंक्शन का मतलब होता है समापन समारोह, इसको संबोधित किया है। पर किसका समापन समारोह है ये? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का। कौन सा एडिशन रहा? 4th एडिशन रहा। कब संपन्न हुआ? 2 मार्च 2023 को। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए यूथ पार्लियामेंट 2019 से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। मकसद यही रहता है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके माध्यम से डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जा सके और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो पार्लियामेंट की वर्किंग को समझ सके। इस 4th एडिशन का थीम रहा आइडियाज फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हु हैज assumed चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB? प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है राजेश मल्होत्रा। आपको जानना चाहिए राजेश मल्होत्रा ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। इनसे पहले सत्येंद्र प्रकाश इस पोजीशन पर थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के बारे में आप जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित न्यूज़ है उसे मीडिया में लाने का कार्य जो है PIB के द्वारा किया जाता है। इस काम के लिए PIB नोडल एजेंसी है। 1919 में इसको सेटअप किया गया था। विच रेलवे स्टेशन इन मुंबई इज गोइंग टू बी नेम्ड आफ्टर CD देशमुख? मुंबई के किस रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख के नाम पर रखा जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है चर्च गेट स्टेशन। आपको जानना चाहिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में, जल्द इसका नाम चिंतामन राव देशमुख स्टेशन कर दिया जाएगा। और किन के नाम पर किया जा रहा है? जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर है CD देशमुख, इनके नाम पर। अगर हम बात करें CD देशमुख जी के बारे में यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के बारे में, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं। RBI को उन्होंने 1939 में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर उन्होंने सेक्रेटरी टू द बोर्ड, डिप्टी गवर्नर एंड गवर्नर के तौर पर RBI में काम किया है। अगस्त 1943 में ये RBI के गवर्नर बनाए गए और 1949 तक इस पोजीशन पर रहे हैं। आपको बता दें ये उन 8 डिप्टी गवर्नर्स जो RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं, उन 8 डिप्टी गवर्नर्स में से एक है जो गवर्नर बाद में बनाए गए। 1950 में इन्हें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया और इन्हीं के अंडर में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी लॉन्च हुए थे। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर देशमुख हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी कार्यरत रहे 1956 से 1961 के बीच में, और एक संस्था भी इन्होंने बनाई थी जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। 1959 में इसको इन्होंने स्थापित किया था। V-Guard Industries Limited has signed an MOU with which small finance bank to finance solar rooftop power system? V-Guard Industries Limited ने सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम के वित्त पोषण के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए V-Guard इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने MOU साइन किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो भी कस्टमर्स हैं जो V-Guard के सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस की कोई दिक्कत ना हो, इजीली अवेलेबल हो सके। किसके द्वारा? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो जो कस्टमर्स हैं V-Guard इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उनको ESAF बैंक कई तरह के फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा, अट्रैक्टिव इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स प्लान प्रोवाइड कराएगा। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO कदम्बेलिल पॉल थॉमस हैं। हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। Which travel tech platform has inked an advertisement agreement with Capri Global Holdings Private Limited, the franchise owner of the women's cricket team UP Warriors? किस ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ने महिला क्रिकेट टीम UP वॉरियर्स की फ्रेंचाइजी मालिक कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक विज्ञापन समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है ईज माई ट्रिप। देखिए ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म है ईज माई ट्रिप, आप सभी ने नाम सुना होगा। इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट एग्रीमेंट साइन किया है कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि विमेंस क्रिकेट टीम UP वॉरियर्स की फ्रेंचाइज ओनर है।
ये एग्रीमेंट 5 साल तक के लिए चलने वाला है और जो विमेंस IPL होगा इस बार फर्स्ट सीज़न, यहाँ से ये एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। ईज माई ट्रिप की बात करें तो फाउंडर्स इसके निशांत PT और रिकांत PT रहे हैं और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इंडियाज़ फर्स्ट मैरीना और अ बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? भारत का पहला मरीना या बोट बेसिन किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन C कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि देश का पहला मरीना और बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज ये बिंदुर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ताकि कर्नाटक में कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। मरीना का मतलब होता है स्मॉल हार्बर, स्मॉल बोट्स के लिए, जो कि एंटरटेनमेंट जहाँ पर किया जा सके थोड़ा बहुत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरेक्टिव सेशन ऑन द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रोग्राम। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? विदेश मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कार्यक्रम पर एक इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया। किस वर्ष प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया था? सही आंसर ऑप्शन C है 2016। आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल साउथ में जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, लगभग 100 पार्टनर कंट्रीज़, इनके हेड्स ऑफ मिशंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया। किस स्कीम पर बेस? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रोग्राम PMBJP इस प्रोग्राम के तहत। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर ये, और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ये शामिल रहे। आपको जानना चाहिए सितंबर 2015 में जन औषधि स्कीम को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से रिवैम्प किया गया, फिर से लॉन्च किया गया, और नवंबर 2016 में इस स्कीम को जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को कब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया? सही आंसर 2016 है। ये लिखा है ना हमने 2016, हाँ ठीक है। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था ये कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इम्प्लीमेंट कौन करता है। ये एक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत। आपको बता दें इस योजना के तहत जो क्वालिटी मेडिसिन हैं जो खास करके जो वल्नरेबल ग्रुप है या डिप्राइव पर्सन है या पुअर पीपल हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस में दी जाती है जेनरिक मेडिसिन। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वैभव फेलोशिप स्कीम फॉर द इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड? किस मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन D है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट जॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडियन डायस्पोरा जो कि विदेश में रहता है इनके लिए वैभव फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया है। तो जो वैभव फेलोशिप स्कीम है इसका मकसद है जो भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। इसके तहत जो हमारी भारत सरकार है ये एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन भी कर रही है इंडियन इंस्टीट्यूशंस और जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। तो इस वैभव फेलोशिप स्कीम के तहत जो एप्लीकेंट है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि PIO, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI होना चाहिए। साथ ही इनके पास PhD, MD, MS डिग्री होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एप्लीकेंट मस्ट बी ए रिसर्चर engaged in an overseas academic research industrial organization with a proven track record of research and development। ठीक है, रिसर्चर जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें इंगेज होना चाहिए, और जो भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कम से कम 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स 1 साल में जो है कार्य करने के लिए एग्री होना चाहिए। Who has been appointed as the CEO designate of GIL Chemicals Business? GIL केमिकल्स बिजनेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन C है, विशाल शर्मा।
देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि GIL, इन्होंने अनाउंस किया है कि विशाल शर्मा को हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट बना रहे हैं GIL केमिकल्स बिजनेस की। और ये नितिन नाबार जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट हैं इस GIL केमिकल्स बिजनेस की, इन्हें रिपोर्ट करेंगे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द बारिसु कन्नड़ा दिमदिमावा कल्चरल फेस्टिवल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरिसु कन्नड़ दिमदिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर ऑप्शन ए है तालकटोरा स्टेडियम। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमदिमावा कल्चर फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। ये जो कल्चर फेस्टिवल है इसे कर्नाटक का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसके तहत कर्नाटक की जो कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस किया गया डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड पोएट्री के थ्रू। As per the 2023 Gross Domestic Climate Risk Report, which state is expected to be the most climate vulnerable region in India? 2023 की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। देखिए आपको ये जानना चाहिए, दूसरी लाइन से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू से 2023 क्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किया गया है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XDI के द्वारा। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से रीजन क्लाइमेट चेंज के कारण हाईएस्ट रिस्क पर है। तो वर्ल्ड में 50 रीजन्स, टॉप 50 रीजन्स की अगर हम बात करें उनमें 9 इंडियन स्टेट्स शामिल हैं। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल एंड गुजरात। बिहार, तमिलनाडु और आसाम इनका हाईएस्ट एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो यानी कि ADR, जितना ज़्यादा ADR उतना ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 2050 तक जो ADR क्या है, ADR इज द टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज टू द बिल्ट इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन इन 2050। ठीक है, तो कितना डैमेज होगा वो बताता है ADR 2050 में। जो इन्वायरमेंट है आपके यहाँ का, इन स्टेट्स का, उनमें कितना डैमेज होगा 2050 तक, ये ADR बताता है। तो इस रिपोर्ट में बात की गई है 2600 स्टेट्स एंड प्रोविंसेस वर्ल्ड वाइड की कि 2050 तक किसमें कितना डैमेज होगा। आपको बता दें जो टॉप 200 रीजन्स हैं उनमें 114 रीजन एशिया में है और सबसे ज़्यादा रीजन चाइना में है, उसके बाद इंडिया में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें 80% ऑफ द टॉप 50 मोस्ट एट रिस्क स्टेट्स एंड प्रोविंसेस इन 2050 आर इन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। आपको बता दें जो टॉप 10 वल्नरेबल रीजन है सबसे ज़्यादा, उनमें 9 चाइनीज़ सिटीज़ हैं। टॉप 15 में भी 14 चाइनीज़ सिटीज़ हैं। जियांगसू, शानडोंग और हेबेई ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जिनमें मैक्सिमम रिस्क है। और गुआंगझो ये भी चाइना में है। आपको बता दें ये मोस्ट इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिटी है वर्ल्ड की, जहाँ पर सी लेवल राइज देखने को मिल सकता है 2050 तक। टॉप 10 में ओनली नॉन चाइनीज़ सिटी फ्लोरिडा है USA से। आपको बताते बिहार ये इंडिया का मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है और 22nd रैंक पर है ग्लोबली। तो 2050 की बात कर रहे हैं इसमें। Which airline emerges as the largest foreign airline for outbound and inbound international traffic to and from India according to the DGCA data for the final quarter of 2022? 2022 की अंतिम तिमाही के DGCA के आंकड़ों के अनुसार कौन सी एयरलाइन भारत से आने और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है एमिरेट्स। देखिए दुबई बेस्ड एमिरेट्स एयरलाइन ये लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन है जिसने भारत से सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो बाहर ले जाती है और भारत में लाती है, यानी कि पैसेंजर आप कह सकते हैं जो ट्रैवलर्स हैं उनको, है ना। तो ऐसा कहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया के डाटा ने, जो उसने 2022 के फाइनल क्वार्टर के लिए कलेक्ट किया है। जो मैक्सिमम पैसेंजर्स हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात से आते हैं और वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद फिर सिंगापुर है। और अगर हम यूरोपियन नेशंस में की बात करें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है, तो वो यूनाइटेड किंगडम है। फोर्थ क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम इंटरनेशनल पैसेंजर्स वो दुबई मुंबई सेक्टर, उसके बाद फिर दुबई दिल्ली, इस ट्रैक को फॉलो करते हैं। जर्मन कार्गो एरोलॉजिक इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेट कलेक्ट की है, 14.4% मार्केट शेयर है।
उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन। अब अगर हम बात करें सब मिलाकर यानी कि फॉरेनर और इंडियन, तो मोस्ट इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो कैरी किए जाते हैं वो इंडिगो द्वारा किए जाते हैं, उसके बाद एयर इंडिया, फिर एमिरेट्स। The ultraviolet transient astronomy satellite or the UltraSat is the first space telescope of which country? Ultraviolet transient astronomy satellite या फिर UltraSat किस देश का पहला स्पेस टेलीस्कोप है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इजराइल। देखिए आपको जानना चाहिए नासा इजराइल की जो वेरी फर्स्ट इजराइल का सबसे फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है उसको लॉन्च करने वाला है 2026 में। इसका नाम है अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट या फिर अल्ट्रासेट आपको इसको कहेंगे। तो इसका मकसद ये है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेस इवेंट्स होते हैं जैसे कि सुपरनोवा या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स का मर्जर, इसको ऑब्जर्व करना और साथ ही इनसे जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो निकलती है उसको कैप्चर करना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSTC साइंड एन MOU विद विच कंट्री बेस्ड STMI टू एम्पावर यूथ फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर एंड प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडिया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए युवाओं को सशक्त बनाने और भारत में शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस देश स्थित STMI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड है। देखिए जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSTC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड बेस्ड होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि STMI के साथ MOU साइन किया है ताकि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज ये प्रोवाइड किए जा सके हॉस्पिटैलिटी ट्रेड्स में। साथ ही एक ट्रिपार्टी MOU भी साइन किया गया NSTC, STMI और लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी के बीच में। हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल इन द 84th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अनुपमा उपाध्याय। आपको जानना चाहिए कि 84वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये बालीवाड़ी स्टेडियम पुणे में हुई है। इसमें जो विमेंस सिंगल्स का खिताब है ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है और मेंस सिंगल्स का खिताब मिथुन मंजुनाथ ने जीता है। तो अनुपमा ने हराया है आकर्षी कश्यप को और मिथुन ने हराया है प्रियांशु रजावत को। बाकी भी आप दे सकते हैं विनर्स। विमेंस डबल्स गायत्री और ट्रिशा ने जीते, मेंस डबल्स S कुशलराज और S प्रकाश, मिक्स डबल T हेमनागेंद्र बाबू और कनिका कनवल ने जीते हैं। एयर फोर्सेस ऑफ विच टू कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री अभ्यास में किन दो देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड जापान। देखिए इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई क्वेश्चन में ना, सिन्यू की एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री की। कोई नहीं, मैं PDF में इसको सही कर दूंगा, ठीक है। ये है एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री। तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री में पार्टिसिपेट कर रहा है किसके साथ? जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ। आपको बता दें, आप सभी जानते हैं 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज चली भारत और जापान के बीच में, धर्मकार्जुन। तो इसी के साथ साथ अभी एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री। तो इसमें भारत जो है एक अपने C-17 ग्लोमास्टर 3 एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, हाल ही में हमने 2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज और देखी थी, उनको भी आप देख लीजिए। एक तो एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 8 जो कि UAE के साथ हम कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हो भी यही रही है UAE में और UK में, तो ये भी आप याद रखिएगा। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ आधार लिंकिंग टू वोटर IDs? किस राज्य में आधार को वोटर ID से जोड़ने की दर सबसे कम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात। देखिए एक RTI लगाई गई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने डेटा प्रोवाइड किया है कि जो हमारे 94.5 करोड़ वोटर्स हैं भारत में, इनमें से 60% से ज़्यादा वोटर्स ने अपने आधार नंबर को अपने वोटर ID से लिंक किया हुआ है।
और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जिनके आधार लिंक्ड है इनकी संख्या 56,90,83,090 है। इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो आधार लिंकिंग रेट है ये त्रिपुरा में 92% ऑफ वोटर्स इन स्टेट जो है इन्होंने अपनी आधार डिटेल्स इसी को प्रोवाइड कराई हुई है। सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, इनकी जो रेट है 91% और 86% रिस्पेक्टिवली है। अगर हम लोवेस्ट आधार रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये गुजरात में है, केवल 31.5% वोटर्स ने जो अपना आधार है उसको वोटर आई डी के साथ लिंक किया हुआ है। सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर भी आधार रजिस्ट्रेशन का काफ़ी लोअर प्रोपोर्शन देखने के लिए मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश 71% और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक में यहाँ पर 71% है, तमिलनाडु में 63% और केरल में 61%। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट? आंसर इज March 1 और इसका थीम रहा इस बार द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिस्क असेसमेंट। Which city is hosting the second B20 event from 1st to 3rd March 2023? Answer is Aizawl, Mizoram. What historic event does India's National Science Day commemorate? Roman effect. Who has become the highest run scorer for New Zealand in Test cricket? Ken Williamson. Seismologists at which university discovered fifth inner core layer of the Earth? Answer is Australian National University. Fourth National Protein Day under the theme Easy Access to Protein for All held on which day? Answer is 27th February 2023. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। When is the World Hearing Day celebrated? Which country hosted the Munich Security Conference? Which country tested Hwasong 15 intercontinental ballistic missile? Which country's football player Sergio Ramos announced his retirement? Which edition of the Pragati Interaction meeting was chaired by PM Narendra Modi? In which city did India and Egypt hold their third joint working group on counter-terrorism meeting? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही का इस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।